अगर वास्तव में वे मर्द हैं और उनका नेतृत्व मर्द है तो अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करा दें अपने पार्टी से। दिलीप जायसवाल जी व्यक्तिगत रूप की अगर बात है तो पहले अपने गिरवान में झांक के देखें कि वो क्या थे और कहां पहुंचे और कैसे पहुंचे, किससे बेईमानी करके पहुंचे। लेकिन यह पार्टी तो जुमलाबाज की पार्टी है, आरएसएस के फैक्ट्री से आती है, जहां उसको झूठ बोलना, फरेब करना, जुमलेबाजी करना, लोगों को गुमराह करना, यही नैतिक शिक्षा दी जाती है। जिस काम में 4 रुपया का खर्चा है वहाँ 16 रुपया का एस्टीमेट बनता है और 12 रुपया घोटालाबाजों के बीच में बनता है। नैतिक बल है चिराग पासवान जी में और जीतन राम मांझी जी में, तो अपने परिवार के जितने लोगों को पद दिए हैं सबको रिजाइन करावें और निचले तबके के अपने ही बिरादरी के लोगों को उस जगह पर बैठावें। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा होने वाला है। राहुल गांधी राजगीर आएंगे जहां ओबीसी ईबीसी महासम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले ही बिहार में राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि जहां राहुल गांधी जाते हैं कांग्रेस का नैया डुबाते हैं, बिहार आएंगे तो कौन सा अलग बात है, यहाँ भी कांग्रेस की नैया डुबाएंगे। तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस की सीट से 2 बार बसंतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं। सर, क्या कहिएगा? दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां नैया डुबाते हैं कांग्रेस का, बिहार आएंगे बिहार में भी डुबाएंगे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जी हम भाई दिलीप जायसवाल जी को बधाई देते हैं कि भाजपा जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होकर भी वे कांग्रेस के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो कांग्रेस के बारे में चिंता करना उनका लाजमी है, इसलिए कि वो भी एक कांग्रेसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और भाजपा जैसे देशद्रोही पार्टी में जाकर अध्यक्ष बनने के बाद भी आज कांग्रेस का जीन उनके अंदर है, इसलिए देश प्रेम दिखाई दे रहा है, तभी वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, वो आपके नेता को पप्पू कह रहे हैं कि पप्पू मानती है राहुल गांधी को पूरा देश, आप उनको भाई कह रहे हैं, नर्म दिख रहे हैं। यह मेरा संस्कार है और यह दिलीप भाई का संस्कार है कि जिस पार्टी में गए हैं वहां जाने के बाद, वहां गए भी उनको 15-20 साल हो गया, 12 साल का एक युग होता है, जाने के बाद जो संस्कार उनमें ट्रांसफर हुआ है और जो जीन उनमें ट्रांसफर हुआ है, उस जीन के लिहाज से वो बोल रहे हैं। लेकिन हम दिलीप जायसवाल जी से ये बात जानना चाहते हैं कि उनके लहजे में जवाब देना मुझे उचित नहीं लगता है, लेकिन अगर वास्तव में वे मर्द हैं और उनका नेतृत्व मर्द है तो अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करा दें अपने पार्टी से, पहला बात। दूसरी बात कि यह घोषित करें नेतृत्व के साथ कि चुनावी प्रचार में हम जनता से अपने 11 बरस और बिहार में 20 बरस के कामों पर वोट मांगूंगा, कभी लालू के जंगल राज का नाम नहीं लूँगा, कभी लालू पर व्यक्तिगत वार नहीं करूंगा। आज के परिप्रेक्ष्य में वो वोट मांगने जा रहे हैं। लालू के नाम पर जनता उन्हें माना, जनता उन्हें वोट दिया, तभी 2005 से अभी तक वो सत्ता में है। आज तो अपने कामों पर मांगे, लेकिन दम नहीं है। इतनी कमजोर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कि बिना सहारा का वो नहीं चल सकती है। नीतीशम शरणम गच्छामि, नीतीशम शरणम गच्छामि, बीजेपी का ही पाठ है। उस पाठ को दिलीप जायसवाल जी पढ़ के पप्पू की बात कहे हैं। हाँ, मान लिया कि राहुल जी पप्पू है। गाली की डिक्शनरी खोलने की बात कर रहे हैं कि डिक्शनरी है मेरे पास गाली का, मुंह मत खुलवाइए हमारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिक्शनरी हम लोगों के पास भी है, लेकिन हमारा संस्कार अलाउ नहीं करता है। दिलीप जायसवाल जी व्यक्तिगत रूप की अगर बात है तो पहले अपने गिरवान में झांक के देखें कि वो क्या थे और कहाँ पहुँचे और कैसे पहुँचे, किससे बेईमानी करके पहुँचे। तो डिक्शनरी हम लोग भी खोल सकते हैं, लेकिन हमारा संस्कार अलाउ नहीं करता। कहाँ खोल रहे हैं सर? आप तो भाई बता रहे हैं दिलीप जायसवाल। इसलिए कि हम बंधुत्व पर भरोसा करते हैं, हम राम के मानवता के सनातन धर्म पर भरोसा करते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। उनके जैसा राम का हम व्यापारी थोड़े हैं।
और उनके जैसे हम देश के जनता के खून के व्यापारी थोड़े हैं कि खून पर हम वोट मांगेंगे। भाजपा राम की व्यापारी है। 100% भाजपा राम की व्यापारी है। भाजपा इस देश के जनता के खून की व्यापारी है। भाजपा इस देश के सैनिकों के खून की व्यापारी है और इसी व्यापारी पर राजनीति करती है और इसी व्यापारी पर वो सत्ता में है। देखिए, जब जब सत्ता पर रहने वाले लोग कमजोर होते हैं तो धर्म और जाति का सहारा लेते हैं, लेकिन यह पार्टी तो जुमलाबाज की पार्टी है। आरएसएस के फैक्ट्री से आती है, जहां उसको झूठ बोलना, फरेब करना, जुमलेबाजी करना, लोगों को गुमराह करना, यही नैतिक शिक्षा दी जाती है। उनके सिलेबस में उनका यही नैतिक शिक्षा है और मेरे सिलेबस में सनातन की शिक्षा है, राम के धर्म मानवता की शिक्षा है, देश की संस्कृति की शिक्षा है, देश के सभ्यता की शिक्षा है और देश को विकसित करने की संस्कृति है, विकास करने की परिकल्पना है। और उसी संकल्प के साथ कोई कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता काम करता है। अब रही बात पप्पू की, तो अगर दम है दिलीप जायसवाल जी, तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, पूछिए ना सर। कि वो बतावें कि 2012 से लेके 14 तक सत्ता में आने के पहले माहौल बनाने के लिए, निगेटिव नैरेटिव कांग्रेस पर सेट करने के लिए किन किन व्यापारी घरानों से कितना पैसा लिया गया, पहला। दूसरा, 14 में सत्ता में आने के बाद अभी तक राहुल जी को पप्पू साबित करने के लिए कितना पैसा विज्ञापन पर खर्च हुआ, यह बतावें। पप्पू साबित करने के लिए भाजपा पैसा खर्च, बिल्कुल खरबों में। दम है तो दिलीप जायसवाल जी बतावें किए हैं कि नहीं किए हैं। मैं तो आपके दावे के साथ पूछ रहा हूं। अगर ये भी उनमें नैतिक बल थोड़ा सा भी है तो मेरे साथ किसी चैनल पर बैठ के फेस टू फेस, 1 to 1 डिबेट कर लें। अगर इतनी राजनीतिक क्षमता उनमें प्रबल है तो मेरी चुनौती है। और मैं एक साधारण सिपाही होकर भी प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती दे रहा हूँ। कितना दिन जुमलाबाजी चलेगा? धर्म और जाति की राजनीति कितनी दिन चलेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज मैंने देखा कि कितना बेशर्मी का हद दिलो पार किया है। क्या हुआ सर? दलित का नाम लो लेता है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उस पर चाकू घोंप घोंप के मारा जाता है। और जिस मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज का इतना महिमा मंडित होता है, वहाँ उसका इलाज नहीं होता है। क्यों नहीं इलाज हुआ भाई? इसलिए नहीं हुआ कि इस मैटर को गोदी मीडिया के माध्यम से और प्रशासन का दुरुपयोग करके दबा के रखा गया, क्योंकि 29 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम था। इसके बाद बेशर्मी दल के बेशर्मी नेता यही नहीं सुनना चाहते बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के चलते उस बच्ची का इलाज नहीं हुआ? बिल्कुल, उनके कार्यक्रम के चलते उसका इलाज नहीं हुआ और गोदी मीडिया के माध्यम से प्रशासन के दबाव में इस सारे मैटर को दबा के रखा गया। और आते आते वह पीएमसीएच में आई, वहाँ भी इलाज करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, युवा नेतृत्व के नायक राजेश राम को अपने सहयोगी विधायकों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ पीएमसीएच में 6 घंटा संघर्ष करना पड़ा, तब जाके उसका इलाज प्रारंभ हुआ और वो दम तोड़ दी। 4 घंटा तक पीएमसीएच में वह एम्बुलेंस पर रही। इसके लिए जवाबदेह कौन है? आज मैं सुन रहा था मंगल पांडे जी बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे और उपाधीक्षक को हटाने की बात किए हैं। क्या क्या है, कुछ है? आयु दोषियों पर कार्रवाई होगी। आयु क्या कार्रवाई होगी? कब? तुम पर कब कार्रवाई होगी? हम तो उस पार्टी के नायक माने सिपाही हैं जिस पार्टी में एक रेल दुर्घटना पर मंत्री रिजाइन करता था। मैं मंगल पांडे से पूछना चाहता हूं कि क्या विकास हो रहा है शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में? क्यों नहीं नैतिक जवाबदेही ले रहे हैं? सर, क्या वजह है कि हमेशा मंगल पांडे को ही अमूमन जब जब भाजपा की सरकार होती है स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता? कुछ तो क्वालिटी। अभी तो नीतीश जी और मंगल पांडे जी के बीच में क्या खेल है, ये तो नीतीश जी और मंगल पांडे जी बताएंगे। अब जैसे अब ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि वहीं जीतन मांझी आज वहाँ हैं, वो कहते थे कि यह नीतीश की सरकार जो है एस्टीमेट घोटाला की सरकार है। और मैं दावा के साथ बात कहता हूँ कि जांच हो, जिस काम में 4 रुपया का खर्चा है वहाँ 16 रुपया का एस्टीमेट बनता है और 12 रुपया घोटालाबाजों के बीच में बढ़ता है। यह मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ। दम हो तो लोग जांच करावे, हर प्रोजेक्ट का लोग जांच करावे एस्टीमेट का पहले।
एस्टीमेट घोटाला हुआ है और जीतन राम मांझी जी ने अपने हृदय से ही बात कहा था, लेकिन सत्ता के लोभ में वो भी हैं। जितने लोग दलित की राजनीति करते हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हो चाहे जीतन राम मांझी हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि दलित लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, एक नेता वहाँ नहीं गए, सब लोग पीएम के मंच पर गए और अपने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में लगे रहे, लेकिन वहाँ जाने का एक सेकंड वहाँ जाने का कोई सूद नहीं लिया। इसी बीच में चुनावी दृष्टिकोण से विभिन्न आयोगों का गठन हुआ। उन आयोगों में किसी के बहनोई, किसी के दामाद, किसी के बेटा, क्या है यह? क्या है यह? परिवारवाद नहीं है। ये लोग केवल दलित को वोट बैंक समझते हैं और दलित भी इस समझने के लिए अब मजबूर है और समझ चुका है। और इसी भय से ये लोग आज भयभीत हैं। और राहुल जी को दरभंगा में जो दलित छात्रों से मिलने से रोका गया, उसी भय का परिणाम था। और मैं जानना चाहता हूं कि अगर नैतिक बल है चिराग पासवान जी में और जीतन राम मांझी जी में, तो अपने परिवार के जितने लोगों को पद दिए हैं सबको रिजाइन करावें और निचले तबके के अपने ही बिरादरी के लोगों को उस जगह पर बैठावें। यानी आप सर कह रहे हैं नैतिक बल खत्म हो गया मांझी? बिल्कुल, केवल सत्ता का बल है और लोभ है। सत्ता के लोभ में नैतिकता हट जाती है। लेकिन तेज प्रताप यादव वाले मामले को तो कोर्ट करके लालू यादव को नैतिकता सिखा रहे थे मांझी जी, आप कह रहे हैं? अरे भाई, जो सबसे अनैतिक होता है, जो सबसे मूर्ख होता है, जो सबसे अति होता है, खत्म होता है, वह दूसरे को सिद्धांत की बात करता है। पहले अपने आत्मसात करो ना सिद्धांत। जीतन राम मांझी जी बतावें कि उनके परिवार के कितने लोग एमएलसी हैं, एमपी हैं? क्यों? दूसरा मुशहर नहीं है, दूसरा पासवान नहीं है। क्यों भाई? आज मैं अशोक चौधरी का एक बयान देख रहा था। आज मैं विकास जी मैं अशोक चौधरी का एक बयान देख रहा था, जिसमें मंगल पांडे को महिमा मंडित कर रहे हैं और कभी कभी कांग्रेस पर भी बोल देते हैं कि लालू जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस को खा जाएंगे। तो वो खाने वाले के एक नायक वो भी थे। अशोक चौधरी जी 2000 में पहली बार चुनाव जीत के आए थे और वो जेल राज्य मंत्री थे, लालू जी के कैबिनेट में थे, लालू जी के दल के कैबिनेट में थे। उस समय उनको नहीं दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। और अपने सब लाभ लेने के बाद इतना जो है अनैतिक पतन उन एनडीए के दलित नेताओं का है कि जो सोनिया गांधी उनके पिताजी पर के मरने पर उनके आवास पर जाकर कुशल क्षेम पूछी, क्योंकि महावीर चौधरी जी उनके पिताजी, हम लोगों के चाचा जी निश्चित रूप से कांग्रेसी थे, उनके एक एक बूंद में कांग्रेस का बूंद था और इसलिए सोनिया जी देखने गई थी। और उस मान सम्मान का भी अशोक चौधरी ने परवाह नहीं किया और जाके सत्ता के लिए बैठ गया। बहुत बड़ा दलित का हितैषी है, तो अपने बेटी के जगह पर किसी दूसरे पार्टी को क्यों नहीं एमपी बनवा दिया? ये सारे लोग दलित को वोट बैंक के रूप में उपयोग करते हैं और कांग्रेस इस बार संकल्प ली है कि यह नहीं होने देगी। सर फिर आप एक बहुत बड़ा वोटिंग देखे होंगे कि छात्र आंदोलन पर स्वर्ण जयंती हो रहा है, मनाने लो जा रहा है। तो मैं इन नायकों से पूछना चाहता हूं कि जिनकी उत्पत्ति छात्र आंदोलन से हुई है, माननीय राहुल गांधी एलओपी को क्यों छात्रों से मिलने से रोका गया? क्यों भय था इनको? इनका पोल खुलना था। और राहुल गांधी तो जननायक हैं, उनको सत्ता का मोह नहीं है। वे पोल खोलने का संकल्प लिए हैं, देश की जनता को हकीकत, इन जुमलेबाज नेताओं की हकीकत को बताने का संकल्प लिए हैं। राहुल जी हकीकत बताएंगे। सर फिर से मूल सवाल पर लौटते हैं और एक और सवाल सर हम पूछेंगे। आप कह रहे हैं पप्पू बताने के लिए खर्चा करना पड़ता है बीजेपी को, लेकिन वो उदाहरण गिना रहे हैं कि हरियाणा गए थे वहाँ भी राजस्थान गए थे वहाँ भी कांग्रेस को ताप गए, भूपेश बघेल जी का सरकार बढ़िया से चल रहा था उसको भी ताप गए। ठीक है, हम तो उसके लिए छटपटा नहीं रहे हैं, लेकिन नीतीश जी महागठबंधन में आते हैं तो प्रदेश के सारे नेता छटपटाने लगते हैं। नीतीश जी का हंसी देखने लगते हैं, नीतीश जी का पेशाब करना देखने लगते हैं, उनके बाथरूम में जाना देखने लगते हैं। यह क्या है? यह क्या है विकास जी? जरा पूछिए दिलीप जायसवाल से। और मैं आपके माध्यम से ही जानना चाहता हूँ कि अगर दम है बीजेपी के लोगों में, अब बहुत ईमानदार लोग हैं, तो मैं 5 नेताओं का नाम ले रहा हूँ प्रदेश में और 5 केंद्र में, उन पर ईडी सीबीआई भेज दे। आप देख रहे हैं साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है। आज मैंने एक न्यूज़ देखा कि एक डॉक्टर दंपति जो रिटायर हैं पीएमसीएच के, उनसे 2 करोड़ रुपया साइबर अपराधियों ने ईडी सीबीआई का भय दिखाकर ठग लिया।
तो तुम ईडी सीबीआई का भाई इतना दिखा दिए हो कि आम जनता भी ईडी सीबीआई के नाम पर लूटे जा रही है और भयभीत है कि साचो कहीं ईडी भेज देगा, साचो कहीं सीबीआई भेज देगा। और उतना ही नहीं, आप फेसबुक खोल लीजिए तो कब एआई से होम मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का वक्तव्य आ रहा है, सेलिब्रिटी लोगों का वक्तव्य आ रहा है कि 21,000 रुपया जमा कीजिए, अगला महीना से 18 लाख रुपया पाइए। तो ऐसे चेहरा पर जो ये फ्रॉड हो रहा है खुलेआम प्रशासन का सामने, यह साइबर क्राइम को संरक्षण देना नहीं है क्या? होम मिनिस्टर का वक्तव्य आ रहा है, क्यों नहीं होम मिनिस्टर उस पर केस कर रहे हैं कि हमारे चेहरा का एआई बनाकर क्यों ऐसा किया जा रहा है? निश्चित रूप से यह घोटालेबाजों की सरकार है। और दिलीप जायसवाल को तो पाठ करना है, भाट का पाठ सर है ना, अपना नैतिक बल तो कुछ है नहीं, भाट का पाठ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सुना, हमारे साथ कमल नारायण शुक्ल थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनका कहना है कि अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हमारे नेता को चुनौती दी है तो हमसे ही बहस में फरिया लें। हम एक छोटे सिपाही हैं और हमसे वो डिबेट कर ले, तब हमारे नेता से वो डिबेट करें और उन पर कुछ कहें। आप पूरी बातचीत सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।